इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नंबर सेट होने वाला है ये 2। ठीक है, तो आप कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस आता है, ठीक है, उस चाहे वो एनटीपीसी हो, एलपी हो, सब में ये इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड? माइकल फेराडे, एच.सी. हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जोसेफ हेनरी या विलियम स्टर्जियन? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. ऑस्टेड, यानी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही रिलेशनशिप निकाला था इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बहाते हैं तो इन्होंने देखा कि उसके बगल में जब हम लोग ये लगते हैं मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, और मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट होता है जब वो मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाया जाता है, रखते हैं उसको। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वाला जो वायर था, या वो वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से भी देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट वाला वायर, या वायर सिंपली बोल सकते हैं कि वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा जब उससे करंट बहाया गया। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो रिलेशन है ये निकाला गया था किसके द्वारा? ऑस्टेड के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं दोनों रिलेशन को, माने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, माइकल फेराडे की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। ठीक है, जो कि इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैंने मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। उसके बाद जोसेफ हेनरी ने इन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था। डिस्कवर तो इन्होंने किया था माइकल फेराडे, इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी कुछ कंसेप्ट दिए थे जोसेफ हेनरी ने। ठीक है, और बात करें विलियम स्टर्जन की, तो इन्होंने ऑस्टेड के ही कंसेप्ट को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था। इस सोलर सेल इज मेड अप ऑफ कार्बन, गैलियम, सिलिकॉन या टेफ्लॉन? सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, तो सोलर सेल जो बना होता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। इसमें से सेमीकंडक्टर कौन है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? ओजोन जो है कितने एटम्स से बना होता है ऑक्सीजन का? 4, 3, 2 या 1? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम? 3 एटम मिलकर के बनते हैं ओजोन। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन द नेक इज जॉइंड बाय हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोटल जॉइंट या फिक्स जॉइंट? तो इसमें से बोला गया इनमें से कौन से ऐसे जॉइंट के द्वारा जो है वो हमारा जो हेड है, नेक से माने गर्दन से और हेड, वहाँ के बीच में दोनों के बीच में, गर्दन और गले के बीच, गर्दन और माथे के बीच में जो बोन जॉइंट है उसको वो जो कौन सा जॉइंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिवोटल जॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग गला को एक तरफ से दूसरी तरफ, नेक को हम लोग इधर से इधर मूवमेंट करा पाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? पिवोटल जॉइंट होने की वजह से। ठीक है, जैसे हम लोग सुनेंगे उल्लू का 360 बोलते हैं, लेकिन 360 नहीं, 270 वो घूमता है, टर्न होता है। उल्लू का गर्दन जो है वो 200, तो वो उसमें एक पिवोटल जॉइंट का कमी होता है इंसानों के मुकाबले, कंपैरिजन में। ठीक है, पिवोटल जॉइंट होता है लेकिन एक ही होता है उनका, और हम लोगों में कितने होते हैं? हम लोगों में 2 पिवोटल जॉइंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग पूरा नहीं मोड़ पाते, जबकि उल्लू जो है पूरा 270 डिग्री तक मोड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? शोल्डर और हिप में।
ठीक है। सोल्जर और हिप जॉइंट जहाँ पे होता है, मैंने बॉल टाइप का एक जॉइंट होता है, उसमें आकर के फंसा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जैसे सोल्जर है, हिप है, दोनों जगह। हिंज जॉइंट में क्या होता है, एल्बो और नीज़ में, जैसे घुटना है, हाथ का घुटना, पैर का घुटना जो है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, जो आगे पीछे करने में हम लोग को हेल्प करता है। जैसे हाथ आगे पीछे करते हैं ना हम लोग, ठीक है, ऊपर नीचे बोल सकते हैं, ठीक है, मोड़ते हैं, वो हिंज जॉइंट की वजह से मोड़ पाते हैं। फिक्स जॉइंट कहाँ पे होता है, स्कल में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा जॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे सारे ही कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जहाँ पे सारे ही फिक्स जॉइंट होते हैं, सारे ही बोन्स फिक्स जॉइंट होते हैं, सिर्फ एक बोन वहाँ का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वो है हमारा स्कल का ही, ठीक है। स्कल में, स्कल का जो पार्ट है हमारा, वो उसमें जॉ वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमारा जो लोअर जो है वही सिर्फ फिक्स नहीं होता है, बाकी सारे जो स्कल के जितने भी बोन्स हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो बात करें, जैसे मैंने कहा, पिवोटल जॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, गर्दन को इधर उधर रोटेट करा पाते हैं, ठीक है। तो गर्दन में होता है। नेम द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेंट्रियोल्स, लाइजोसोम्स, पैरोक्सीसोम्स या ग्लायोक्सीजोम्स। ठीक है। सुसाइडल बैग, सेल का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स को क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जब किसी कारणवश जो है सेल हमारा डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है या पुराना हो जाता है, तो ये क्या करता है, लाइजोसोम्स क्या करता है, द रिलीज्ड एंजाइम देन डाइजेस्ट द एंटायर सेल। तो ये जो है लाइजोसोम्स जो है एक तरह का ब्रस्ट ओपनिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ख़राब सेल था, ठीक है, उसको क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। मतलब ख़राब सेल को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, या डाइजेस्ट करता है, और वो क्या कर देता है, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो ख़राब सेल था उसको ले करके मरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। If the momentum of kinetic of the body is triple, keeping the mass as constant, its kinetic energy will remains the same, become 9 times its original value, become 6 times its original value, becomes 3 times of its original value। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर मोमेंटम को ट्रिपल कर दें हम लोग, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहला बात तो ये होता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mb, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जब इन दोनों को रिलेट कराते हैं ना, तो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे, मोमेंटम के स्क्वायर पे और मास के इन्वर्स रिलेशन पे। तो यहाँ पे मास के बारे में कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं किया है, सिर्फ मोमेंटम बोला है कि मोमेंटम अगर ट्रिपल कर दे, मोमेंटम अगर ट्रिपल हो गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए मोमेंटम को ट्रिपल कीजिएगा तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 ke into m, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द एडोलसेंस आर हायर देन एडल्ट्स, एडोलसेंस आर जनरली ग्रुप्ड इनटू एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स, ओनली 2, ओनली 1 and 2, नाइदर 1 and 2, ओनली 1, ठीक है। बहुतों को ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। तो ये 7 क्लास का जो नया सिलेबस बना है उसमें है, 7 क्लास का CBSE का, ठीक है, NCERT का, NCERT में है ये एडोलसेंस वाला टॉपिक, ठीक है। तो बोला गया कि न्यूट्रिशन एडोलसेंस के टाइम पे न्यूट्रिशन का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है देन द एडल्ट्स, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एडोलसेंस जो होता है 10 से 19 साल के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सही है
ठीक है। कोई 10 साल बोलते हैं, कोई 12 साल बोलते हैं, 12 से 18 साल के बीच में बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये जो पीरियड होता है ये होता है आपका एडोलसेंस का। ठीक है, और इस टाइम हायर न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उस टाइम फिज़िकल बहुत ख़तरनाक फिज़िकल ग्रोथ होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मसल्स बढ़ने लगता है। ठीक है, बोन्स में जो मास है वो गेन होने लगता है, तो जिसकी वजह से उस टाइम जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ एन एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो एडिशन रिएक्शन क्यों ऐसा, क्योंकि देखिएगा वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो एक्चुअली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में। ठीक, अब हाइड्रोजनेशन में होता क्या, एक्चुअली हाइड्रोजन ऐड होता है और वो जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ देता है। ठीक है, वो टूट करके क्या सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन जाता है। अब ऐसे ही नहीं टूटता है, कुछ ना कुछ कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटालिस्ट खास करके निकल या पैलेडियम। तो हो सकता है पूछ रहे हाइड्रोजन ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विच कैटालिस्ट आर यूज्ड। ठीक है, या इज़ यूज्ड, निकल और पैलेडियम याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का जो टाइमिंग है उसको उसका घटा देता है, मतलब रिएक्शन को फास्ट कराता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि जो अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड था वो टूट करके सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बदल जाता है। ठीक है, और वही जो ऑयल लिक्विड फॉर्म में था अब क्या हो गया, सॉलिड फैट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, बॉन्ड का टूटना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, रीजनरेशन, ट्रांसपिरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिनेशन। ठीक है, पोलिन ग्रेन कहाँ पे होता है ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पोलिन ग्रेन कहाँ पे बोला है, फ्रॉम एंथर। एंथर से देखिए फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है ये मेल पार्ट है और ये वाले जो दिख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये ठीक है, यहाँ से जो है एंथर। ठीक है, एंथर ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए एंथर में बैठा, एंथर से बैठने के बाद वो क्या किया, ये जो मधुमक्खी है वो फिर स्टिग्मा में बैठा। ठीक है, तो जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो उसके पैर में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जो है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि फीमेल का और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन सा है और मेल पार्ट कौन सा होता है। तो मेल पार्ट कौन हो गया, एंथर, और स्टिग्मा जो हुआ वो फीमेल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ओवरी है, ओव्यूल है, स्टिग्मा है, ये सारे जो हैं, स्टाइल है, ये आपका फीमेल फ्लावर का फीमेल पार्ट है। What happened to the wavelength lambda and frequency v of a light when it propagate from rare medium to denser medium? Both lambda and v increase, v तो नहीं, ये frequency बोले तो आप इसको म्यू बोल सकते हैं, है ना, न्यू बोलते हैं। ठीक है, लेमडा इंक्रीज़ करेगा, न्यू जो है रिमेंस कांस्टेंट, लेमडा डिक्रीज, न्यू रिमेंस कांस्टेंट, लेमडा बोथ लेमडा एंड न्यू डिक्रीज। ठीक है, बहुत बार आपको फ्रीक्वेंसी एन से भी दर्शाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दिमाग में रखना है, एन लिखे या न्यू लिखे बात बराबर है, फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, अब सोचिए, सिंपल सा बात समझिए कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो क्या उसका वेलोसिटी में कोई चेंज आता है, स्पीड में कोई चेंज आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो स्पीड में चेंज होगा
तो एक और चीज़ चेंज होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और लेमडा का, यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग कि कैसा रिलेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। v इक्वल टू होता है एन लेमडा। v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दर्शाते हैं और n से भी दर्शाते हैं, और n लेमडा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने n लिया है। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे हमको म्यू लेना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये होता है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, तो अब ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइट सोर्स का, वो किस मीडियम वाइज चेंज नहीं होता है। तो याद रखना है, फ्रीक्वेंसी मीडियम वाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा कौन, स्पीड। अब स्पीड अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। रेयर का मतलब क्या होता है, हल्का मीडियम, और डेंसर मतलब भारी मीडियम बोल सकते हैं या घना मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, देखिए स्पीड अगर डिक्रीज़ होगा और n है कांस्टेंट, तो लेमडा को भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लेमडा डिक्रीज़ होगा और म्यू जो है, जिसको मैं n बोल रहा हूँ, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन, 10 to the power 6, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 3। तो मैंने कैसे याद रखा है, आप अपना आंसर बता दीजिए। ठीक है, दोनों ही जो है फोर्स का यूनिट है। ठीक है, अब मैंने कैसे याद रखा है, सुनिएगा ध्यान से। उसको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। देखिए 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर पर सेकंड, और डाइन जो है ये CGS यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और यहाँ पे kg में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। अब kg को अगर ग्राम में बदलेगा तो 1000 आएगा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100 आएगा। तो 10 to the power 5 आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसी को 1 डाइन के बराबर बोलते हैं। ठीक, तो अब ये याद रखना है कि बहुत बार गलती होता है ये कि 1 डाइन बराबर 10 to the power 5 था कि 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 था। ठीक है, तो मैंने कैसे याद रखा है कि न्यूटन का इतना अच्छा दिमाग था, इतना ख़तरनाक दिमाग था कि 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 डाइन मिलके उसका दिमाग के बराबर है। डाइन जो चुड़ैल बोलते हैं हम लोग, तो 1,00,000 डाइन, 1,00,000 बोलिए या फिर 10 to the power 5 डाइन बोलिए, इतना सब डाइन मिल जाएगा तब न्यूटन के एक न्यूटन के दिमाग के बराबर होगा। ठीक है, न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसका तो बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही सिंपली याद रखा है कि न्यूटन का दिमाग इतना ज़्यादा था कि वो 1,00,000 चुड़ैल के बराबर था। ठीक है, 1,00,000 चुड़ैल के दिमाग के बराबर, तो ऐसे ही मैंने याद रखा है 10 to the power 5 1,00,000 के बराबर ही होता है सब। ठीक है, 1,00,000 होता है या 10,00,000 होता है, अब बताइएगा। ठीक है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रिस्पायर। ईस्ट वाइन बनाने में और या बियर बनाने में, बियर के और वाइन के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ईस्ट का यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, या फिर एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग CO2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। एनारोबिकली का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं होते हुए भी वो क्या कर देता है, वो रिस्पायर करता है। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि सबसे पहले तो ईस्ट के बारे में जानते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो ईस्ट जो है वो शुगर और इथेनॉल में, यानी कि अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, सॉरी, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर इनटू, यानी कि ग्लूकोज जो है वो किस में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ईस्ट के प्रेजेंस में ईस्ट क्या करेगा, ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, तो जिसकी वजह से हम लोग को क्या होगा, अल्कोहल मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ईस्ट ये कर लिए, ठीक है, उसमें डाल दिए तो क्या बनेगा, इथानॉल बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी मिलेगा। इज द वीकेस्ट ऑफ एसिड लिस्टेड बिलो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड जो है वो सबसे वीकेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, एसिटिक एसिड एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिटरमाइन होता है कि वो कितने H+ आयन जो है वो छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइन हाउ कंप्लीटली द एसिड ब्रेक्स अपार्ट इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एसिडिक होगा इनमें से सबसे वीकेस्ट। concave mirror can form image when the object is placed very close to the mirror, real erect smaller, virtual erect magnified, virtual opposite and smaller, real opposite and smaller, क्या होगा इसका आंसर? कनकेव मिरर में किस तरह के इमेजेस होते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके कनकेव मिरर में जितने भी इमेजेस बनते हैं मैंने सबको डिस्कस किया है। ठीक है, आई बटन पे जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कनकेव में सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत क्लोज आ जाता है मिरर के। ठीक है, ये समझिएगा, बहुत क्लोज आने का मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, यानी कि बहुत क्लोज आ गया है, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन जो है वो वर्चुअल बनता है, पीछे बनता है वर्चुअल। ठीक है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, यही एक केस में कनकेव मिरर में सिर्फ एक बार है जो वर्चुअल बनता है, वो यही केस है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। ठीक है, बाकी सब जगह क्या बनता है, रियल इमेज बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के कनकेव मिरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क? 66, 63, 64, 65। कर लिया होगा आपने। तो उस टाइम मेंडलीफ जब पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहा था और ठीक है, तो उस टाइम हम लोग को सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। और इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल जब बनाया था, इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया था। ठीक है, तो उसके बाद आया ये तो था मेंडलीफ। उसके बाद आया मोस्ले ने क्या किया, इनको एटॉमिक मास नहीं अरेंज करके इन्होंने इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो याद रखना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किसने यूज़ किया के अनुसार इसको सजाया था, तो मोस्ले। अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो मोस्ले का ही पढ़ रहे हैं, मेंडलीफ का नहीं। ठीक है, तो जब मोस्ले ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, उस टाइम सिर्फ 92 एलिमेंट्स थे। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा गया था मेंडलीफ ने जब काम स्टार्ट किया था तो कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63। इसी तरह से जब मोस्टली आया तो उस टाइम कितने नॉन एलिमेंट थे, 92। लेकिन इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ा हुआ था। तो अभी कितने टोटल एलिमेंट्स थे, तो अभी 118 एलिमेंट्स है हम लोगों के नॉन एलिमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बायोमैग्निफिकेशन का काम करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DDT। DDT का मतलब क्या होता है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, ये है DDT।
अब बायोमैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। बायोमैग्नीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसको वो क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम किया, ठीक है, ले लिया, तो वो फूड चेन के फूड चेन से होते हुए ना बड़े बड़े जानवरों में, माने कोई सिंपल सा समझिए कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसने टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया। अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस डाइल्यूट नहीं होता है या डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। अब उस छोटा ऑर्गेनिज्म को फिर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म खाया, तो इस तरह से वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है एक फूड चेन में आ गया और वो क्या हो गया, बढ़ते चला गया। उसी चीज़ को बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ये एक डीडीटी है, ये भी बोल सकते हैं कि पेस्टिसाइड की तरह है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली। तो जितना बड़े बड़े जानवर उसको खाते जाएंगे, यानी कि वो फूड चेन के अकॉर्डिंग वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो हुआ एग्जांपल बायोमैग्नीफिकेशन का डीडीटी। अब आपको बताना है और ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि बायोमैग्नीफिकेशन का कारण बनता है। व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड? हेलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, केमिटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स या सेफरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब इसको हेलोजोइक भी बोलते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म को खाता है। जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी तो अदर ऑर्गेनिज्म को खाता है। लायन है, एमीबाज है, ठीक है। तो ये सारे अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, इसलिए क्या होंगे, ये हेलोट्रोपिक होंगे। पैरासाइटिक क्या होते हैं? पैरासाइटिक वो होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। जैसे हम लोग के माथे में जूही रहता है, तो वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह से आप लोग बैर समझते हैं कि नहीं समझते? बैर के गाछ में देखिएगा आप, एक येलो कलर का वो रहता है लटका हुआ, ठीक है, वो भी क्या है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो किसी और प्लांट में रह रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक आता है सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक में कौन होता है? जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। Which of the following metal is not obtained by reduction using carbon? Zinc, sodium, iron, copper. इनमें से कौन सा ऐसा मेटल, which of the following metal is, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कार्बन के रिडक्शन के द्वारा नहीं उपलब्ध किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम हम लोग देखे होंगे इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में ये बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है ना, सेकंड में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये क्या है कि ये जो है सोडियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन तो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कंपेयर टू सोडियम की बात करें तो, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ऑक्सीजन और सोडियम का बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। जो सोडियम ऑक्साइड बना हुआ है उसको जो है ब्रेक नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है सोडियम कांट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ठीक है। Which of the following statement regarding the lens is correct? Power of convex lens is represented as positive. Power of concave lens is represented as negative. क्या होगा इसका आंसर? Both 1 and 2, only 2, only 1, only 2, या neither 1 nor 2? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि इसको आंसर तक पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, मिरर के ऊपर साइड पॉजिटिव और मिरर के नीचे नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये मिरर है कनकेव, तो कनकेव मिरर है तो फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। उसी तरह से मिरर अगर ये है
ठीक है। तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो कनकेव मिरर अगर है तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से अगर कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो पावर के बारे में पूछा है हम लोग का, ठीक है। पावर और फोकस की बात करें या फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ और पावर का इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब उल्टा मतलब 1/, में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पावर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फोकल आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पावर पूछा गया था कनकेव का और कन्वेक्स का। तो कनकेव का फोकल लेंथ जो है या फोकस जो है ये नेगेटिव है, इसलिए पावर भी नेगेटिव। और कन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव है या फोकस पॉजिटिव में है, इसलिए क्या होगा, ये इसका पावर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। व्हाट इज वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड? बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट। ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा व्हाट इज़ द वाइट अच्छा, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा बनेगा इस रिएक्शन में, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन करवाएं तो कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब कैसे सुनिएगा, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, अब बन जाएगा क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यानी बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, सोडियम और क्लोराइड एक साथ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेरियम को हटा करके, ठीक है, बेरियम को हटा करके यहाँ पे घुस जा रहा है आपका, ठीक है, सोडियम, बेरियम को हटा करके सोडियम घुस जा रहा है और बेरियम जो है यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, सल्फेट के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक को हटाकर दूसरा घुस जाना उसको, ठीक है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट जो है वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बना पाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। जब ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, बाकी जो है सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होगा तो घुल जाएगा तो वो तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए क्या जो इनसॉल्युबल है वो दिखने लगता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट या फिर क्लाउडी नेचर का बन जाता है, ठीक है। वो किसका बनता है, बेरियम सल्फेट का बनता है। व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद आयरन मेटल, copper metal is formed, which of the following reaction this, decomposition reaction, combination reaction, this single displacement या double displacement? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, यानी कॉपर के साथ सल्फेट था, लेकिन उधर से आता है आयरन, ठीक है, आयरन किसको लात मार के भगा देता है, देखिएगा आयरन जो है कॉपर मेटल बन जाता है, ठीक है, ठीक, यानी कि कॉपर और आयरन रिएक्शन कर जाता है, सल्फेट हट जाता है। तो सल्फेट जब एक को जब डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर के साथ सल्फेट था, सल्फेट को हटा दिया, ठीक है, एक को साथ जब एक को जब डिस्प्लेस कर देता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो जन को डिस्प्लेसमेंट होता, जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे जैसे दो जन का डिस्प्लेसमेंट होता, सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया था और बेरियम जो है सल्फेट के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ कॉपर को हटा कर आयरन घुस गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सॉरी, हाँ, सल्फेट को हटा करके कौन घुसा, आयरन घुस गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर, सिल्वर लीड, कॉपर मरकरी, लीड मरकरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और दोनों ही मेटल है। मेटल यहाँ पे देखिएगा मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, ठीक है। तो
गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, लेकिन वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेरी गुड कंडक्टर, तो ये हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, एक मिनट, मुझे पंखा फैन बंद कर देने दीजिए, ठंडा लग रहा है मुझे। तो जैसा मैंने कहा कि मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर तो है, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिल्वर और कॉपर हो जाएगा। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर, डज इट वर्क एट 20 जूल, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, तो एक फोर्स लगा रहे हैं हम 20 न्यूटन का, ऑब्जेक्ट को कितना मीटर डिस्प्लेस कर पाए, 2 मीटर, और वर्क डन जो है ये हो जाएगा 20 जूल। तो पूछा गया कि एंगल कितना होगा। वर्क डन का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, वर्क डन दिया हुआ था 20 जूल, फोर्स भी 20 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, और एंगल निकालना है हम लोग को। देखिए 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब 1 कॉस थीटा कि कौन से एंगल पे 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हो जाएगा। इसी को मार्बल बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका एक और नाम है, आपको बताना है क्या बोलते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम क्या है। विच टाइप ऑफ लेंस इज नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, कनकेव लेंस, बाईफोकल या कन्वेक्स या प्रोग्रेसिव। ठीक है, बोला गया कि ह्यूमन की आँख के अंदर एक तरह का लेंस पहले से ही प्रेजेंट होता है, नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्लियर व्यू कर पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, वो कौन सा किस तरह का लेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लेंस तो है हम लोग के आँखों में, लेकिन किस तरह का है, कनकेव है, बाइफोकल है, कन्वेक्स है या प्रोग्रेसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। ठीक है, हम लोग का देखिएगा बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ रहता है जो आँख है। ठीक है, आँख का जो लेंस है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, तो कौन सा होगा, ये कन्वेक्स होगा। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का काम ये है कि इनकमिंग लाइट को बेंड करना और फोकस करना, फोकस देम क्लियरली ऑन द बैक ऑफ द आई या फिर रेटिना। ठीक है, ब्लड विल लूज मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट पासेस थ्रू एल्व्यूलर कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज, आर्टरीज या वेन्स। ठीक है, ब्लड जो है मैक्सिमम ऑफ द ऑक्सीजन लॉस कर जाता है कब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कैपिलरीज। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying organic matter is called monotropic, सेप्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक। क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाए उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रोपिक। ठीक है, अब पैरासाइटिक किसको बोलते हैं, बोले थे अभी हम लोग आगे देखें हम लोग पीछे कि पैरासाइटिक उसको बोलते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म में रहता हो, जैसे कि मधुमक्खी, सॉरी हम लोग के माथे में जूं ही रहता है, वो पैरासाइटिक होता है। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा मोनोट्रोपिक क्या होता है। मोनोट्रोपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, मोनोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलिएगा जो सिर्फ एक तरह का ही फूड लेता है।
ठीक है, एक ही तरह का फूड लेता है उसको मोनोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटोट्रोप्स किसको बोलते हैं? जो अपना खाना अपने से बनाता है, जैसे प्लांट है ना, प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं प्लांट्स को, और हम लोग को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हेट्रोट्रोपिक कौन होगा? ठीक है, इज द persistence of sound in a particular space after original sound is removed, streaming, reverberation, radiation या vibration। ठीक है, तो बोला गया कि एक persistence of sound है in a particular space, है ना, एक particular space में आफ्टर ओरिजिनल साउंड जब हट जाता है तो एक तरह का साउंड आता है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन इको से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इको की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ठीक है, और एक चीज़ कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इको पैदा होने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये वाला अगर आपको पता है तो बताइए, इको प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम कितना सोर्स और जो अदर ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि इको पैदा हो सके। ठीक है, तो ये है आपका, बता दें कि बताइएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि विटामिन के द्वारा विटामिन से रिलेटेड करेक्ट है? विटामिन्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड इन लार्ज अमाउंट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। All essential vitamins can be synthesized in large quantity by the human body. Vitamins are organic compound required in small quantity for various bodily functions. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया क्या गया है कि विटामिन्स की जो ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, हम बोला गया कि विटामिन्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लार्ज अमाउंट में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम लोग को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे विटामिन भी लेते हैं हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, और ये तरह तरह के बॉडी के फंक्शंस में काम आता है। जैसे हम लोग को तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। हम लोगों ने पहला सेट में ही डिस्कस किया था, सेट 1 में, कि ये हम लोग को विटामिन्स और मिनरल्स जो है तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। ठीक है, बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। और मैंने ये भी कहा था कि विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, water is known as a universal solvent because water is available everywhere, water can dissolve many substances, water is present in abundance, earth occupies 71% area filled with water। water को universal solvent क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जितने भी हम लोग खास करके केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, तो वाटर कैन डिज़ोल्व मेनी सब्सटेंस, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, और इसी पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है जितने भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस हम लोग के सेकंड से जेई का CBT 1 के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए अपना कमेंट जारी रखिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट प्लेलिस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।